हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो अध्याय 3 है प्रश्न बैंक में, और उसका जो अध्याय 3 है उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हमारा 5 अंक वाले 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है यूरोपीय संघ के राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है इसका आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्य लिखिए। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, आसियान वाला 4 नंबर वाले में काफी कुछ करा दिया था, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। एक और दिया है क्वेश्चन नंबर, इसमें सीरियल नंबर 12 है, पर 5 नंबर का तीसरा प्रश्न है। तो उसमें दिया है भारत चीन संबंधों को मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देंगे कि कैसे दोनों के संबंध जो है मधुर बन जाए। तो अभी हम 2 प्रश्न इसमें करेंगे। पहला तो है यूरोपीय संघ के राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, अध्याय 3 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने बाकी के लिखे हैं कि यूरोपीय संघ का, चूंकि हमसे जो पूछा है हम उसके बारे में तो जरूर बताएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यूरोपीय संघ का राजनीतिक व कूटनैतिक प्रभाव निम्न प्रकार है। ठीक है, और कूटनैतिक प्रभाव निम्न प्रकार है ना। तो उसमें हम कुछ चीजें ऐसे पॉइंट टू पॉइंट डालते जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय देशों का संगठन है, और इसके जो 2 सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव कितना है। तो इसका सबसे फर्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन व फ्रांस क्या है, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य हैं। अब इसकी और आगे की डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप लिख ही लेंगे। चूंकि जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है उसको कितनी पावर होती है, तो उसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव होना स्वाभाविक है। ठीक है, दूसरा हम जो पॉइंट लिखेंगे इसमें वो है कि 2005 में इसकी 2005 में यह दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था थी, बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना। और इसका सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, है ना। तो आप समझ लो इतनी आर्थिक शक्ति है जब इसकी। तीसरा अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसकी मुद्रा यूरोपीय संघ की मुद्रा है ना, यूरो, तो इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के
अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए, है ना, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है ना, ये खतरा बन सकती है क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको मिटाएंगे, फिर आगे के पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे पहला है कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। दूसरा है कि 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और $12,000 जो है अरब डॉलर से ज्यादा इसका सकल घरेलू उत्पाद था। तो ये बहुत बड़ी, अमेरिका को टक्कर देने वाली अर्थव्यवस्था। और इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए संकट बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर लेन देन उसमें होता है डॉलर में, पर अब ये यूरो बहुत सारे देशों की वो हो गई मुद्रा और इसकी आबादी भी काफी है। इस प्रकार से ये खतरा उसके प्रभुत्व के लिए बन सकती है। ठीक है, और इसका अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो है कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है ना, ये अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसका प्रभाव। अगला जो है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव न केवल नजदीकी देशों पर वरन दूर दराज के एशियाई व अफ्रीकी देशों पर भी पड़ता है ना। तो ये चूंकि इसकी आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है, तो और इसकी जो जीडीपी है या इसका सबसे ज्यादा व्यापार, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये उभरी और अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में। इस प्रकार से, और इसकी जो मुद्रा है यूरो के जितने भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं वहां एक ही मुद्रा चलती है, यूरो। तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी होगा ही, है ना, स्वाभाविक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, चूंकि 11 में तो वही दिया है आसियान का संगठन और वो जो कि हम करा चुके हैं 4 नंबर वाले, उसमें और आप जोड़ देंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो अगला हम लिखेंगे चीन के संबंधों को सुधारने के लिए उपाय। ठीक है, 11 का आंसर है, हम यहाँ लिख सकते हैं भारत एवं चीन के संबंधों में सुधार हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं, है ना। वो क्या है? सबसे पहले तो नंबर 1, दोनों देशों को एक दूसरे की गरिमा व संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए।
दूसरा है सीमा विवाद को बातचीत के द्वारा हल करें। ठीक है। और तीसरा है कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दें। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दें। ठीक है। उसके अलावा चौथा है साझे सैनिक अभ्यास प्रारंभ करें। ठीक है। और उसके अलावा जो पांचवा है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है। तो यहाँ हम एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले है कि दोनों जो ये करते रहते हैं एक दूसरे की सीमाओं का, वो कहते हैं ये हमारी है, वो कहते हैं ये हमारी है, तो दोनों देशों को जो निर्धारित हो चुका है उस सीमा पर कायम रहना चाहिए और एक दूसरे की गरिमा का, उस देश के सम्मान का, उसकी संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। उसकी संप्रभुता को ठेस ना पहुंचे, दोनों देशों को ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सीमा विवाद जो है उसको बातचीत के द्वारा दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठें, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि, और उनको हल करें। तीसरा है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दें। चूंकि भारत में चाइना का बहुत बड़ा बाजार है, भारत हर दूसरी तीसरी चीज चाइनीज आपको मिल जाएगी। तो अभी भी जो चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। तो व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का एक बहुत कारगर तरीका है। भले ही एक दूसरे के शत्रु हों, लेकिन जब आर्थिक हितों की बात आती है तो झुकना पड़ता है। साझे सैनिक अभ्यास प्रारंभ करें। एक दूसरे पर बहुत ज्यादा संदेह हो है गहरा, और संदेह के उसमें मित्रता कभी नहीं हो सकती। तो साझे अभ्यास भी करने चाहिए, साझे सैनिक अभ्यास, जिससे परस्पर संदेह खत्म होकर एक दूसरे के ऊपर विश्वास उत्पन्न होगा। और इसके साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। चीन का जब उदय हुआ था, नियरेस्ट पड़ोसी देश है, विगत कई सदियों से है, वो भी पुराना देश है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राचीन काल से बहुत ज्यादा मित्रता या आवागमन या अन्य कोई जुड़ाव भारत के साथ उसका नहीं था। तो जब वो स्वतंत्र हुआ अभी 1949 में, जब भारत ने उसको मान्यता दी, सबसे पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी पड़ोसी देश होने के नाते। लेकिन उससे पहले कोई बहुत ज्यादा पुराने रिश्ते नहीं रहे, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। तो जब हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो संशय होना अवश्यंभावी है। तो ऐसे में एक दूसरे के देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। जैसे होता है ना, भारत महोत्सव का वहाँ चीन में आयोजन हो, चीन महोत्सव का भारत में आयोजन हो, ये ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक जब कार्यक्रम होंगे तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, परस्पर विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और मित्रता की राह में जो रोड़े हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर होकर दोनों मित्र बन सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा, और भी आपके दिमाग में कुछ आए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ही ये आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। अध्याय 4 लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।